बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है और मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं रिकॉर्डिंग्स करूं और चूँकि मेरे कुछ मामलात ऐसे थे कि मुझे टाइम लग रहा था इन रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करने में, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा ना अपने आप को धक्का देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद doing live so that then I can at least continue the live with my recordings and putting it up on YouTube. Jazakallah khair to everybody who has liked this journey of doing book studies with me and have been आप लोग मतलब कि बहुत यानी रेगुलरिटी से मेरे साथ बुक स्टडीज़ कर रहे थे. थैंक यू सो मच फॉर दैट लव. आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कुछ एपिसोड्स अपने डाले थे इस पेज पे इस ग्रुप में एंड दे वर अबाउट पेरेंटिंग एंड हाउ द माइंड वर्क्स. हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारे इमोशंस, हमारे जो पिछले तमाम स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो हमारा बचपन है या हमारे जिस तरह के रिलेशनशिप्स हैं और ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहे हैं, हम उनको लेके कैसे हम बेहतरीन पेरेंट्स बनते हैं या एटलीस्ट पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर क्यों है ऐसा कि हमें अपने बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, देर लगती है या मुश्किल होती है. तो पेरेंटिंग फ्रॉम इनसाइड आउट डैनियल सेगाल की बुक है. उसके अलावा द पावर ऑफ शोइंग अप एक ये बुक पेरेंटिंग फ्रॉम इनसाइड आउट और द होल ब्रेन चाइल्ड. ठीक, मैंने इन तीनों बुक्स का खुलासा लिया है और खुलासा एज एन आज मैं सारी बुक्स कंप्लीट नहीं करूँगी, प्लीज़ डोंट वरी. मैं बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगी और ये वाला लाइव तो बेसिकली छोटा ही होगा. मज़ीद हम अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो आई विल कंटिन्यू इट ऑन माई यूट्यूब चैनल इंशाअल्लाह. बिस्मिल्लाह. मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास मेरी तरह पेन्स और नोटबुक्स हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड इट्स सैटरडे इवनिंग फॉर एवरीबडी वाचिंग इन पाकिस्तान इंशाल्लाह एंड एनीवेयर एल्स एज वेल. हमारे यहाँ जैसे कि देख रहे हैं धूप आ रही है, हमारे यहाँ सुबह हुई है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिन में बरकत दे, आमीन. तो मैंने जब लास्ट टाइम बात ख़त्म की थी तो हमने बात ख़त्म की थी ब्रेन पे, द लेफ़्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द ब्रेन. आई विश कि मेरे डायग्राम्स अच्छे होते तो मैं आप लोगों को डायग्राम्स के थ्रू सिखाती कि जो हमारा ब्रेन है उसके दो पार्ट्स हैं. ये तो हम सबको पता है, द लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन है और द राइट साइड ऑफ द ब्रेन है. जो लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारा लॉजिकल है, वो हमारा लिटरल है, लिंग्विस्टिक है, लीनियल है. इट पुट्स थिंग्स इनटू ऑर्डर, मतलब कि डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें, राइट. और जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो हमारा होलिस्टिक है, नॉन वर्बल है, वो इमोशंस के बारे में है. तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज़ मोर टेक्निकल एंड और उसकी मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देती हूँ कि जब बच्चे का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन काम कर रहा होता है तो वो किस तरह से बात को रिस्पॉन्ड करता है. पेरेंट्स हैं, वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि जो उनकी बड़ी बेटी है वो छोटी बेटी के साथ खेल रही है. छोटी बेटी भी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है और बड़ी बेटी खेलते खेलते उसको एक थप्पड़ मारा. पेरेंट्स ने सोचा शायद इसने ना गलती से मार दिया है, गलती से हाथ लग गया. फिर उसने दूसरा थप्पड़ लगाया तो पेरेंट्स ने उसे फ़ौरन वहीं पे रोक दिया. पेरेंट्स ने कहा कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मैं उसके साथ खेल रही हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, आप उसको हिट कर रहे हो, बेबी को हिट कर रहे हो, बेबी को हिट तो नहीं ना करना. तो वो बड़ी वाली जो है वो कहती है नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं उसको मारा. तो दोनों मियाँ बीवी हैरान परेशान अपनी बच्ची की तरफ देख रहे हैं कि इसने मारा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने अपनी छोटी बहन को मारा, तो ये किस तरह से मना कर रही है कि मैंने नहीं मारा. तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा बताओ आप अपने जहन में क्या कर रही थी, हमने तो आपको इस तरह से उसको मारते हुए देखा, आप क्या कर रही थी? कहती है मामा मैं उसके साथ पकड़न पकड़ाई खेल रही हूँ ना, तो फिर मैं जब उसको ऐसे करती हूँ तो फिर वो डक डक गूस खेल रही हूँ, तो अब उसकी बारी है मुझे पकड़ने की. तो डू यू सी, उसका लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन उस वक्त बच्चे का काम कर रहा था और वो बच्चे के दिमाग में ये लॉजिक चल रहा था कि मैं अपनी बहन के साथ खेल रही हूँ. अब अगर आप लोगों ने कभी डक डक गूस खेला हो तो आपको पता हो कि जब हमने किसी को कहना होता है कि डक तुम्हारी बारी है, तो मेरे पीछे भागो, तो आप उसको इस तरह से पैट करते हो. तो ये था. जो लेफ्ट ब्रेन होता है ना वो स्पिरिट ऑफ द लॉ होता है, ठीक है. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 0 मंथ से लेके 3 साल के बच्चों तक, ये बात गौर से सुनने वाली, क्योंकि हम लोग अपने 2 या 3 साल के बच्चों से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब बच्चे 2 से 3 साल के दरमियान 0 से 3 साढ़े 3 साल की एज में होते हैं तो उनका ना
उन्होंने लॉजिक या वर्ड्स को मास्टर नहीं किया होता कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक, ये हम सारे जानते हैं। हमने इतनी ज़्यादा मीम्स देखी हुई हैं जहाँ पे माँ ने लिखा होगा आज मेरे बेटे को मुझ पे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मैंने उसे रेड सिपी कप में दूध दे दिया, या क्योंकि उसका जो चीरियो था या जो उसका सीरियल था या जो भी मैंने उसको बोल में डाल के दिया वो स्प्लिट हो गया या स्पिल हो गया, या जो भी इस तरह की छोटी छोटी बातों पे जो हमें बेमानी लग रही होती हैं उस पर बच्चे इंतहा का रोना डाल रहे होते हैं और हम उनको गुस्से से कह रहे होते हैं बाज आ जाओ, बदतमीज़ी मत करो, ज़िद मत करो, क्यों इस तरह से कर रहे हो, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा जानबूझ के वो इमोशन जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। एक तो उनका दिमाग लॉजिकल अभी डेवलप ही नहीं हुआ कि वो राइट ऑफ रॉन्ग में से फ़र्क कर सकें। खैर, तो फिर लॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दैम, it does not exist for them. But as soon as they start asking why, क्यों मामा हम ऐसे क्यों करें, क्यों आपने ऐसे डाला, आपने ये क्यों किया, जब वो क्यों जब उनकी बातों में शुरू होना था और एक एज पे आते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8 टू अप टू लाइक 12 तक भी क्यों जाता होता है, सुबहान अल्लाह। तो द ब्रेन हैज़ 2 sides for a reason, to live a balanced mindful life of connected relationships। सुबहान अल्लाह, हमारा रब कितना करीम है, वो जानता है उससे हमें बेहतरीन सांचे में ढाला, बेहतरीन हमें बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हमारा जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो हमें अक़ल जो शऊर है, उसमें जो लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो इकट्ठे इसलिए है कि वो बैलेंस के साथ चल सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है मैंने हर चीज़ को पेयर्स में बनाया है, कोई एक चीज़ यूँ सिंगुलर नहीं होती है, ठीक है, हर चीज़ का पेयर है। खैर, सो वी डू नॉट वांट टू लिव इन एन इमोशनल डेजर्ट और इन इमोशनल फ्लड, ये बात उन्होंने लिखी है और ये बिल्कुल ठीक है। इमोशनल डेजर्ट की मतलब आप बिल्कुल कोल्ड है, मतलब आप कहो कि जी कुछ महसूस ना करो, अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो भी उसको ओवरलुक कर दो, कुछ अच्छा भी हुआ है तो भी इतना कोई इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जस्ट कीप दैट वन स्ट्रेट फेस। और लेकिन जो और इमोशनल है कि जी हर बात पे रोना है, हर बात पे हंसना है तो हंसते ही चले जाना है, रोना है तो रोते ही चले जाना है, गुस्सा करना तो गुस्सा ही करते चले जाना। सो दिस इज़ एन इमोशनल डेजर्ट और एन इमोशनल फ्लड। एक एग्जांपल उन्होंने दी, इसमें उन्होंने कहा कि उनकी एक क्लाइंट थी, वो उनकी क्लाइंट बेटे बच्चे होते हैं उनके क्लाइंट्स, बिकॉज डैनियल जी सिगा और जो उनकी वाइफ हैं टीना हायन, ये एक एमडी हैं, डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, और एक जो है वो ब्रेन साइंस में पीएचडी उन्होंने की हुई है और तो ये अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं, राइट। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बच्ची आई और माँ जो थी वो कंसर्न थी कि मेरी बच्ची में पहले ही मतलब इमोशनल इश्यूज़ हैं और इसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड थी और उस एक बेस्ट फ्रेंड से इसकी लड़ाई हो गई और उसके बाद से ये बड़ा ही इमोशनली अपने आप को इसने डिस्टेंट कर लिया हुआ है हर चीज़ से। तो जो डॉक्टर साहब है वो अमाना से पूछते हैं कि बेटा मतलब ऐसी बात करते हैं कि अच्छा क्या रूटीन हुई, वीक में क्या क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ना अब कहते हैं कि और तो कहती मेरी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई। तो कहते हैं अच्छा लड़ाई हो गई, फिर कहते कुछ नहीं, फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं। और इस तरह से कह के ना वो इस तरह इधर उधर मुंह करने लग गई, खिड़की की तरफ देखने लग गई। अब उन बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग इन हिज प्रैक्टिस ही अंडरस्टूड कि उस वक्त अमांडा का जो लेफ्ट साइड ऑफ द लॉजिकल ब्रेन था वो उसको कह रहा था कोई बात नहीं है, इसको शव ऑफ करो, और जो उसका राइट साइड ऑफ इमोशनल ब्रेन है वो उस पेन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म था कि इट वाज पेनफुल फॉर हर टू थिंक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट और शी नीडेड टू पे अटेंशन टू एंड इवन ऑनर व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हर राइट ब्रेन। कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जब हमें तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें उस तकलीफ़ को ऑनर करने की ज़रूरत है, मतलब एटलीस्ट अपने आप से ये बात करने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे तकलीफ़ पहुंची है, मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, और फिर उसके बाद जो है उसको आगे लेके चलना। कि वो कहते हैं कि जस्ट बिकॉज जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो कनेक्टेड है हमारी बॉडीली सेंसेशंस के साथ, ठीक है, और जो वो हमारी बॉडीली सेंसेशंस और हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो आप ये समझें कि ये ब्रेन है, ठीक है, और ये वाला जो आपका अंगूठा है ना ये बेसिकली आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन ऑफ इमोशंस है, राइट। और ये इमोशंस जो है ना फिर आगे आपकी बॉडीली सेंसेशंस मतलब कि आगे आपकी जो स्पाइन और आपका नर्वस सिस्टम सारा जा रहा है उसके साथ कनेक्टेड है। तो आप ये देखें कि जो आपका इमोशंस है डायरेक्टली आपकी बॉडी को आपकी बॉडीली सेंसेशंस को अफेक्ट करेगा। तो क्यों होता है कि जब हमें डिप्रेशन होता है, गुस्सा आता है या कुछ होता है तो सबसे पहले उसका जो इजहार है वो हमारे चेहरे, आंखों, शक्ल, सांस के ऊपर नीचे होने में शुरू हो जाता है।
when we are upset, it can feel safe to withdraw from the unpredictable right-sided awareness. तो जब हम रिट्रीट करते हैं अपने मोर प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल लॉजिकल साइड को, यानी कि जब हम अपसेट होते हैं तो अगर हम अपने आप को कहें कि नहीं अब अपसेट नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, या गुस्से से ज़्यादा वो इमोशन नहीं फील करना. गुस्सा करना दो तरह का होता है, एक महसूस करना और उसमें बैठे रहना, एक उस पर रिएक्ट कर देना. जो रिएक्शन वाला गुस्सा है ना, उसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो बेसिकली ये होता है कि हमारा ब्रेन इस तरह से बंद है और ये हमारा इमोशनल लेड है, और ये खुल जाता है, और ये जब लॉक खुल जाता है ना तो हमारा लॉजिकल ब्रेन जो ये 4 उंगलियां हैं ये गायब हो जाती हैं. बच्चों में ये यूजुअली ज़्यादा हो जाता है, और उसको वापस लेकर आना जो है वो एक लर्नड इफेक्ट है जो बड़ों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको काफ़ी साल हो चुके होते हैं कि अपने आप को यूँ कंट्रोल करने में और फिर वापस अपने आप दिमाग को लॉजिकल डालने में. लेकिन जो बच्चे होते हैं उनसे ये होता नहीं है, इसलिए रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए बच्चों को, स्पेशली जो एक सर्टन एज ग्रुप के हैं जिन्हें किसी किस्म के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स नहीं हैं, उनको भी समझाना और बिहेवियरल इश्यूज़ वाले बच्चों को भी समझाना थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन हम बात कुछ और कर रहे हैं. इस वक्त हम बात ये कर रहे हैं कि जब इंसान को गुस्सा महसूस हो रहा होता है तो उसका जो, या जब इंसान को किसी की बात कोई बुरी लगती है, स्पेशली हमारे बेस्ट फ्रेंड की या हमारे पेरेंट्स की या हमारे बहन भाइयों की, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो. लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर बैठी होती है. वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को ऑनर करें, ताकि क्योंकि आपकी जो बॉडी सेंसेशंस है ना, आपने कहीं दिमाग में उसको पीछे फंसा तो दिया उस इमोशन को, फिर वो बॉडी सेंसेशंस आपकी फिर वो इमोशनल सेंसेशंस आपकी बॉडी में फिजिकल सेंसेशंस की तरह जाना शुरू हो जाती हैं, वो अपीयर होना शुरू होती हैं. तो वो कहते हैं कि ये है कि आप दोनों साइड ऑफ द ब्रेन को लिंक करें और अपने इंटरैक्शन को चेंज करें, यानी कि अपने राइट साइड ऑफ द ब्रेन के इमोशंस को और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के इमोशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ, उसको बोलें मुझे बुरा लगा है, ये सिचुएशन ऐसी हुई है. और फिर हमारा दीन हमें कहता है कि हुस्न ज़न रखो. फिर हमारा दीन हमें ये भी कहता है कि मतलब जो बात है जिससे करनी है उससे डायरेक्टली कर लो, ना कि पीछे जाके किसी से उसकी बुराई करो, गीबत करो, मुंह पे स्माइल करो, लेकिन पीछे जाके उसी की बंदे की गीबत करो. ये सारी चीज़ें ब्रेन साइंस से कनेक्टेड हैं, ये अखलाकियात तो हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें समझें तो हमें पता चलता है कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सीरा में गीबत को, गॉसिप को, दिल में बात रखने को, मुशावरत करने को, जब 3 लोग बैठे हों तो 2 लोग कानों में खुसफुस करके बात ना करें. ये बातें क्यों हैं? ये बातें इसलिए हैं क्योंकि हमारा दिमाग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हमारे खालिक मालिक मुदब्बर ने बनाया इस तरह से है कि it reacts, right? And we need to understand our reactions so that they don't become our ailments. हमारी बीमारियां ना बन जाएं, हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम लो, ये सारी चीज़ें ना बने. तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. डिनायल ऑफ आवर इमोशंस और बिकमिंग टू लिटरल, ये बात हम कर चुके हैं. लिविंग अस विदाउट अ सेंस ऑफ परस्पेक्टिव कैन कॉज आवर चिल्ड्रन टू बी इरिटेबल, मूडी. मतलब कि अगर आपने बच्चे को कहा है, छोटे बच्चों को उनसे बात करते हैं कि अगर आपने छोटे बच्चों से ये कहा है, जो 0 बच्चों से तो हम इस तरह से बात करते ही नहीं है. चलें आप ले लें 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, यानी कि अपनी इमोशंस बताना शुरू कर देता है, जिद्दें करता है. आप कहते हो कि इसकी टीथिंग हो रही है इसलिए ये जिद कर रहा है, चलना फिरना शुरू कर रहा है इसलिए ये जिद कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है दुनिया को इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं. 1 साल के बच्चे से लेके आप 6 साल तक के चले बच्चों को ले लें. अगर आप उन बच्चों के इमोशंस को एड्रेस नहीं करेंगे, या उनके साथ एम्पैथी से बात नहीं करेंगे, या उनके साथ सिंपैथाइज नहीं करेंगे, ओहो टूट गया है, मेरे बेटे को बुरा लगा था, मेरा बेटा परेशान हो गया था, इस तरह से अगर आप उनकी इमोशंस को उस वक्त में वैलिडेट नहीं करेंगे, तो होता क्या है कि बच्चा जो है, और अब उसके लॉजिकल माइंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं है, वो आपकी बहन है ना, वो भी तो आपकी बहन है, उसने ले लिया आपका टॉय तो कोई बात नहीं है. इस तरह से जब आप उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे और इरिटेबल हो जाते हैं और मूडी हो जाते हैं. एक्चुअली हम लोग भी होते हैं. मैं अपनी एज अ ग्रोन वुमन माशाल्लाह, गोइंग इन माई 40s, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर किसी से अपसेट हूँ और मैं वेंट कर रही हूँ अपने हस्बैंड को या अपनी मॉम को या अपने बहन भाइयों को, और वो मुझे आगे से कहें ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, इट्स ओके, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, चलो इस छोड़ दो, इस किस्से को छोड़ दो. अगर तो ये मैंने पहली दफ़ा एड्रेस किया है और मेरे साथ ये पहली दफ़ा हुआ है और मुझे वो वैलिडेशन चाहिए और मुझे वो वैलिडेशन नहीं मिलती, तो आप और मैं, हम दोनों ही, हम सारे जानते हैं कि किस कदर कोफ्त होती है कि why and then when you try to
दूसरों की बात पे अमल करते हुए आप अपने आप को कहते हो हाँ हाँ इरम ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन वो कहीं एड्रेस नहीं हुई, राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है ना वो कहीं दरमियान में आए ही नहीं, तो फिर आपका मूड इरिटेबल हो जाता है। फिर आप बच्चों को भी कहते हैं चुप करो क्या शोर मचाया हुआ है ये। अब देखें अक्सर पेरेंट्स जब हम इरिटेटेड होते हैं पीछे बात कोई और चल रही होती है हमारे दिमाग में, पर हम जो हमारे प्रेजेंट में लोग होते हैं हम उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तो वो टीना अपनी एक एग्जांपल देती हैं, वो कहती हैं कि एक दिन रात को मैं बैठी टीवी देख रही थी, मैंने अपने बेटे को सुला दिया और लेकिन मेरा बेटा जो है ना अचानक से कमरे में आया और मेरी तरफ गुस्से से घूरने लगा। तो कहती है थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गई इसको हुआ क्या है। तो वो कहती है कि मेरे बेटे ने कहा कि मुझे पता चल गया तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो और तुम मुझे रात को नोट्स भी नहीं लिख के देती हो और तुम्हें रात को चाहिए कि तुम रात के दरमियान में आया करो और मुझे लव नोट्स लिख के दिया करो और बताया करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और टीना जो थी वो परेशान हो गई कहती है इसको क्या हुआ है, रात के दरमियान में इसको याद आ गया कि इसकी माँ को रात के दरमियान में उठ के इसको नोट्स लिख के देने चाहिए। तो वजह क्या थी, वो वजह थी कि उसको बच्चे को कहीं कोई बात दिन के वक्त ऐसी लगी हुई थी जो उसके दिमाग में थी, मतलब वो तफसील से वो पूरा वाक़या बताती हैं। तो वो यही बताती हैं कि वो बच्चे के साथ ना उस वक्त ये बहस नहीं करनी शुरू कर देती कि ये तुम क्या बात करो कि मैं अब तुम्हें रात को दरमियान में उठ के सोते हैं मैं सिर्फ नोट्स तुम्हें लिख के दूँ और मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, सारा दिन मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, प्यार करती हूँ, चूमती हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लॉजिकली हमारा ब्रेन तो यही कहेगा ना कि हमने बच्चे से इस तरह से बात करनी है, लेकिन जो बच्चा जो है जो बच्चा ये बात कर रहा है आपको एज अ पेरेंट रिकग्नाइज करना है कि ये लॉजिकल माइंड लेफ्ट साइड ब्रेन इस वक्त ये नहीं यूज़ कर रहा है, इसका इमोशनल ब्रेन इस वक्त काम कर रहा है। एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि वजह क्या है, या यू हैव टू एटलीस्ट फिगर आउट से ज़्यादा वैलिडेट कि मैं अच्छा आओ मेरे पास आओ, या प्यार करके या उस तरह से फिर कॉन्वर्जेशन को लेके चलते हैं। बच्चे का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ऑफ हो चुका हुआ उस वक्त में जब वो इमोशनली बिहेव कर रहा है, और वो कहती हैं कि बच्चे का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन तो हो चुका हुआ है ऑफ, लेकिन आपका तो नहीं हुआ। वो कहती हैं कि बैलेंस ही ये है पेरेंटिंग का कि जब बच्चों के लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन्स लॉजिकल ब्रेन्स जो हैं वो उनके इमोशनल ब्रेन्स के साथ बैलेंस में काम ना कर रहे हों और आपको लग रहा हो कि वो कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लिंगर ऑन कर रहे हैं या घसीट के ले रहे हैं या इमोशनल हो रहे हैं, तो आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को रजिस्टर कराओ कि दे नीड मी एट दिस पॉइंट। सो स्टेप नंबर 1 उसका ये है, उसको कहते हैं द कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट मेथड। मेथडोलॉजीज हैं कुछ। नंबर 1 मेथडोलॉजी जो है मामा चाय दे तो द कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट मेथड विच इज नॉन वर्बल एंड नॉन जजमेंटल लिसनिंग। नॉन वर्बल एंड नॉन जजमेंटल लिसनिंग। नॉन वर्बल मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बात करो, हर चीज़ लेक्चर देना है। लेक्चर मोड में हमें जाने का बहुत शौक है, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि प्लीज़ लेक्चर मोड में ना जाया करें। कम अल्फाज और प्रेजेंस होना इज़ द की। खैर, the right to right attunement helps bring the child's brain to the balance. Basically the right brain to right brain attunement मतलब कि जब बच्चे का लॉजिकल ब्रेन उस वक्त काम नहीं कर रहा तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन, और स्पेशली अपने राइट साइड इमोशनल ब्रेन को उसके इमोशनल ब्रेन के साथ कनेक्ट करके देखें, जिसको आम अल्फाज में हम क्या कहेंगे, तसल्ली देना, बात सुनना, ज़्यादा प्यार करना। मैं अनकंडीशनल पेरेंटिंग में ये बात बहुत दफ़ा बड़े तफसील से वो किताब पढ़ाते हुए कर चुकी हुई हूँ कि फिर उसको अनकंडीशनल पेरेंटिंग कहते हैं। वो बेसिकली कोई अनोखा अजूबा नहीं है, वो अल्लाह ने हमें बनाया इस तरह से है। सिर्फ हमें अल्फाज नहीं आते थे चीज़ों को लेबल करने के लिए, क्योंकि हम लॉजिकल माइंड से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जब तक कि हमें डब्बे के ऊपर लिखा नहीं आएगा कि ये दवाई क्यों है और इसके क्या इस्तेमाल के फ़ायदे हैं और इसके इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हैं, हम बेसिकली उस चीज़ को रजिस्टर नहीं करते। हमारे लिए बस वो एक डब्बा है, राइट। तो इसी तरह से जब बच्चे का इमोशनल ब्रेन भरपूर ज़ोरों शोर पर है तो आपका भी इमोशनल ब्रेन, यानी कि आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन उसके राइट साइड ऑफ द ब्रेन के साथ थोड़ा सा अगर आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो बात बहुत जल्दी डीएस्केलेट हो जाएगी, रफा दफा हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट। ठीक, रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट है कि रिमेंबर दैट देयर विल बी टाइम्स व्हेन द चाइल्ड इज पास्ट द पॉइंट ऑफ रीडायरेक्टिंग।
یہ اب سیکنڈ اسٹیج پر آئے. پہلی والی اسٹیج جو ہے نا وہ لیول یلو ہے, سمجھ لیں چلیں لیول یلو ہے کہ مطلب بچے کو ایموشنل پرابلمز ہو رہے ہیں بات کرنے میں یا کسی ضد میں یا جو بھی, اور آپ نے اس کو ایموشنلی کنیکٹ کر کے تو آپ نے ڈائریکٹ کر دیا. لیکن دوسرا لیول یہ ہے کہ جب ری ڈائریکٹ ود دا لیفٹ کی ضرورت ہے, جب آپ صرف اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کریں گے تو کام نہیں چلے گا, کیونکہ اس وقت وہ فل بلون ایموشنل اس میں ہے کہ مطلب پیر پٹخ رہا ہے اور چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, رو رہا ہے, ایسے رو رہا ہے کہ جیسے ابھی الٹی کر دے گا, یا یہ بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں بچوں میں. تو پھر آپ کیا کریں؟ تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ, اور اس وقت انہوں نے ایک بڑا اچھا ٹرم یوز کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت اس کی ایموشنل ویوز جو ہے نا بچے کے وہ کریش ہو رہے ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ اس کے دماغ میں ایموشنل ایک طوفان چل رہا ہے, ایک ویوز کریش ہو رہے ہیں اور وہ اسٹارم پاس نہیں ہو رہا اس وقت. تو اس وقت میں اگر بچہ اپنے بہن بھائیوں کو یا آپ کو مار رہا ہے, بچے مارتے ہیں, چھوٹے بچے آگے سے مارتے بھی ہیں, جزاک اللہ خیر ماں, تو وہ اس وقت پھر آپ کیا کرو؟ اس وقت پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے لاجیکل برین کو کہنا ہے کہ اس کو سنبھال لو, اس کو کسی کو ہرٹ مت کرنے دو. اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کو پکڑ لیں, ایسے کر کے نہیں پکڑنا کہ مطلب اس کے ہاتھ پہ یوں نشان پڑ جائیں آپ کے نیل کے, وہ نہیں, مطلب صرف اتنا فرملی کہ ٹھیک ہے. یہ بات میں آگے کروں گی کہ اگر بچہ آپ کو مار رہا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن چلیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب بچہ کسی اور کو مار رہا ہے یا کسی اور کو ہٹ کر رہا ہے یا چیزیں پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس وقت پھر آپ صرف زبان سے یا صرف نان وربلی اس کو دیکھ کے جو ہے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. یو نیڈ ٹو hold them back. The key is when your child is drowning. سنیں اس بات کو غور سے کہ the key is when your child is drowning in the right brain of emotional flood, you would yourself and do a favor to yourself and your child کہ you will connect before you redirect. Connect before you will redirect. Strategy number 2 ہے name it or tame it. Name it or tame it. Now strategy step number 2 یہ تھا, اور strategy number 2 redirect کی یہ کہ name it or tame it. Retell the story until the fear disappears. Retell the story until the fear disappears. اچھا میں ایک اسٹوری بناتی ہوں, بہت مزے کی فنی اسٹوری ہے. فنی اسٹوری یہ ہے کہ ایک دفعہ میں دوسرے شہر اپنے بچوں کے ساتھ گئی, کوئی ہماری اسلامک کلاس تھی وہ اٹینڈ کرنے کے لیے. ہم لوگ ڈیلاویئر میں رہتے ہیں اور ہم نیو جرسی کے, نیو جرسی کا جو رستہ ہے وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ہے. وہ کلاس وہاں پہ نیو جرسی میں ختم ہوئی اور ہم رستے میں واپس آ رہے تھے اور مغرب کا وقت ہو گیا. تو مجھے لگا کہ مطلب مغرب کیوں قضا کرنی ہے, پاس میں ہی مسجد ہے تو مسجد چلے جاتے ہیں. گوگل پہ دیکھا, گوگل میپس نے شو کیا کہ بھائی ہاں اتنے منٹ پہ اتنے فاصلے پہ ایک مسجد ہے. اب وہ شہر میں ہمارا نہیں ہے, وہ اسٹیٹ ہماری نہیں ہے, ہم اس میں رہتے نہیں ہیں, لیکن ٹرسٹ کرتے ہیں, ہر ساری دنیا گوگل میپس پہ چلتی ہے. تو ہم جب اس مسجد کی لوکیشن پہ پہنچے تو بڑے بڑے درخت اور چھوٹی سی پگڈنڈی کہتے ہیں اس کو, وہ تھی. اب گاڑی اس پہ میں چڑھا تو دی میں نے, پر میں ساتھ میں سوچتی جاؤں, درخت دیکھتی جاؤں اور کہوں یار اب مطلب, اور دن بھی مطلب گرمیوں کے نہیں تھے, مطلب ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی تھیں, سردیاں جا رہی تھیں اور گرمیاں شروع نہیں ہوئی تھیں, اسپرنگ ڈیز کہنا ہے. تو نا اندھیرا بڑھ رہا ہے, درخت انتہائی لمبے لمبے, رستہ کچا ہے, اور وہ آگے چھوٹا سا ایک شابی سا گھر ہے, کیونکہ یہاں پہ یوزلی جب لوگ پرسنلی اپنے اپنے علاقوں کے لیے مسجدیں ڈیولپ کرتے ہیں تو ایک دم سے بہت بڑی مسجد نہیں ہوتی, گھروں کے اندر گھر خرید کے رینوویٹ کر کے ان کو مسجدیں بناتے ہیں. اب آگے میں چلی گئی تو جا کے نا انہوں نے کچے میں پارکنگ دی ہوئی تھی. اچھا وہاں پہ تھیں کچھ گاڑیاں تھیں, یہ نہیں تھا کہ بالکل کوئی گاڑی نہیں تھی, سنسان تھا. تو میں نے نا, مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی, لیکن اندھیرا بہت جلدی سے ہوتا جا رہا تھا. گاڑی پارک کی, گاڑی سے اترتے وقت نا میں نے دیکھ لیا کہ یہ جو گھر ہے اس کے پیچھے تو قبرستان ہے. اب آپ سوچیں ذرا پلیز, بالکل نہیں, جو سنسان جگہ ہے, بالکل خاموشی ہے, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, درخت انتہائی بڑے لمبے گھنے, اور چھوٹا سا کچا سا رستہ, کچے میں گاڑی پارک کرنی ہے. گھر جو ہے اس میں بھی کوئی اتنی خاص لائٹیں باہر نہیں لگی ہوئی, اور پیچھے قبرستان بھی مجھے نظر آ گیا. ڈر گئی میں, کیا کیا, نماز تو میں نے پڑھی تھی, تو میں گھر جا کے بھی پڑھ سکتی تھی. میں نے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو کس مشکل میں ڈال دیا. اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اسی وقت انتہائی زور سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی. ٹھیک ہے, کسی جانور کے چیخنے کی آواز آئی, انسانی چیخ نہیں تھی وہ. اب یقین مانے میں اور بچے اس طرح سے بھاگے ہیں کہ مطلب گھر کے اندر بھاگے, کیونکہ اب وہی اب ہمارے قریب تھا. ہم گاڑی سے نکل کے اب ہم گھر کی طرف جا رہے تھے, جو مسجد تھی بیسکلی, ہم اس کی طرف جا رہے تھے, بھاگے ہیں.
اور میں اتنا زیادہ میں خوف زدہ تھی کہ میرے خوف کو دیکھ کے میرے بچوں کا خوف بڑھ گیا. جب ہم اندر گئے تو ماشاء اللہ 20-30 لوگ تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. 20 ہوں گے, مطلب آدمی زیادہ تھے, خواتین 1-2 تھیں. مجھے نماز کے اندر ہنسی آنی شروع ہو گئی, کیونکہ میرے بیٹے نے کہا ماما میرا جوتا تو باہر رہ گیا, جن میرا جوتا لے جائے گا. اب تو مجھے ہنسی آ رہی ہے, اس وقت مجھے بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی. مجھے بلکہ اپنے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کس سچویشن میں ڈالا. آپ کو پتہ وہ چیخ کیا تھی؟ جب ہم باہر نکلے لوگوں کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ وہ واقعی میں قبرستان ہی تھا اس گھر کے پیچھے, اور وہاں پہ کسی نے مور رکھے ہوئے تھے. وہ ماحول ایسا سنسنی خیز بن گیا, اور وہ مور جو تھے وہ جب وہ اونچا جب وہ بولے ہیں تو وہ ہمیں لگا کہ, اور ہم نے کبھی مور کی آواز سنی نہیں ہوئی تھی. میں نے تو آج اس وقت تک نہیں سنی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ مور کتنا بدصورت قسم کا بولتے ہیں. خیر, یہ تھی ایک بڑی فنی سٹوری, لیکن اس وقت میں یہ بہت فیئرفل سٹوری تھی. اور آہستہ آہستہ جب ہم نے اس سٹوری کو ریپیٹ کیا, اب یہ ہماری فیملی کی فنی سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہو گئی ہوئی ہے. تو یقین مانیں جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال اس سٹوری کا آیا کہ جب ہمارا سب کا دماغ جو تھا ایک دم معاف ہو چکا ہوا تھا, ہم سارے ڈر گئے ہوئے تھے, اور اسپیشلی می بینگ دی ایڈلٹ دیٹ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی پیرنٹس, فار مائی چلڈرن, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, میں نے کیوں ان کو اس سچویشن میں ڈالا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو اسٹوری فنی لگی ہو. سو دا برین از انگیجڈ ان پٹنگ ڈیٹیلز ان آرڈر. ٹھیک ہے, ڈیٹیل کیا تھی, یہ وقت تھا, یہ ٹائم تھا, ماحول کیسا تھا, میں نے موسم بھی بتا دیا آپ کو. دیکھیں میرے دماغ نے کتنی ساری ڈیٹیلز چھوٹی ارینج کی. اس وقت جب یہ ہو رہا تھا یہ ساری باتیں میں نے ارینج نہیں کی ہوئی تھی, اس وقت میرا ایموشن میرے اوپر حاوی تھا, ڈر میرے اوپر حاوی تھا. لیکن بعد میں اپنے برین کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ, the left brain tells you what the logic is, what the scheme is. اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے تو پہلی دفعہ میں کہتا ہوں کہ حادثہ ہو گیا. جب وہ بندہ ریکروپریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ حادثے کی ڈیٹیلز بتانے شروع کرتے ہیں, رائٹ, اور کئی مہینے تک بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہر دفعہ کوئی نئی ڈیٹیل ایڈ ہو جاتی ہے, بیکاز the left brain is actually putting everything in order. There might be times when kids don't want to tell stories when we ask them, and we need to respect that. بعض اوقات ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, اچھا پھر بتاؤ کیا ہوا تھا, اچھا پھر بتاؤ کیا ہوا تھا, تو اس وقت بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں چاہ رہے ہوتے بات کرنا, اور بچوں کو پش کر کے بات کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ بعض اوقات وہ پوری بات نہیں بتاتے, بعض اوقات وہ باتیں چھپا لیتے ہیں, بعض اوقات وہ ڈر کے جھوٹ بول دیتے ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے اور اس بات میں کوئی بڑا انوالوڈ ہو تو پھر بہت ساری غلط پرسیپشنز اور غلط کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. تو ریئلائز دا سائنس بیہائنڈ دا پاور آف اسٹوری ٹیلنگ. انہوں نے کہا سائنس کی پاور سوچیں اسٹوری ٹیلنگ کی, میں کہتی ہوں قرآن کی پاور سوچیں بیہائنڈ اسٹوری ٹیلنگ کی. سورہ قصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسکلی اسٹوریز ہیں. قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے ہی اسٹوریز. رب کو پتا تھا کہ میرا بندہ اسٹوریز سے کنیکٹ کرے گا, تو میں ہر زمانے کی اسٹوری اپنے بندے کو سناتا ہوں. آؤ سنو تم سے پہلے کی قوموں نے کیا کیا اور ان کے کیا حال احوال تھے. تو یہ ہو گئی بات. ریسرچ شوز, وہ کہہ رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی یہی بات میں نے پہلے کر دی ہوئی ہے ایکچولی. ریسرچ شوز that merely assigning a name or a label of what we feel literally calms down the activity of the emotional circuitry in the right hemisphere. یعنی کہ name it tame it والی جو ٹیکنیک ہے نا, teach your kids about the two sides of the brain. مطلب اپنے بچوں سے یہ باتیں کریں, یہ کوئی بڑی ہیوی سائنس کی باتیں نہیں ہیں, یہ بڑی جنرل باتیں, اور یہ پتہ ہونی چاہیے. کیونکہ جب بچے اسپیشلی جب بچے ایڈولسنٹ ایج میں جا رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ جب بچے 10 سے لے کے تو آپ کہو کہ چلو آپ 15-16 تک کر لو, گیپ کر لو, تو اس ایج میں اگر بچوں سے ہم نے پہلے یہ باتیں کی ہوں نا, تو بچے بھی کیونکہ ایموشنل رولر کوسٹر سے گزر ہوتے ہیں, ہارمونز ہوتے ہیں, ان کی بھی منتھلی سائیکل شروع ہو جاتے ہیں, ان کی باڈی ہیئر, باڈی اوڈر, اتنی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں یار تم, اکثر ہم لوگ کہتے ہیں یار تم چھوٹے ہوتے کتنے کیوٹ تھے, کتنے اچھے تھے, کتنے خوش مزاج تھے, اب تم کیا ہر وقت چڑچڑے رہتے ہو. اپنا ٹائم بھول جاتا نا ہم لوگوں کو. لیکن وہ چڑچڑے کیوں ہیں؟ وہ چڑچڑے اس لیے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ان کے اندر چینج ہو رہی ہیں, اور اگر ان کو پتہ ہو کہ ہمارا برین اس طرح سے کام کرتا ہے, تو ہم بجائے اس کے کہ ہم فورسفلی ہمیشہ کسی پہ حاوی ہونے کی کوشش کریں, وی کین ایکچولی سٹ بیک اینڈ تھنک آف واٹ وی آر ڈوئنگ. دا ہول برین چائلڈ والی جو کتاب ہے وہ ہے, اس میں سے ٹاپک لیا تھا میں نے, دا می
We, the me-we connection, integrating the self and the other. Example of our children. ठीक है? Helping children become a participating member of the we-me, which is not losing touch with their individual me, is a tall order for any parent. मतलब ये बातें आसान नहीं हैं. Developing the empathy skills, insight plus empathy is equal to mindset. ठीक है? How do we encourage our children to connect with their sibling and get along with them? बहन भाइयों के साथ connect करें, बहन भाइयों के साथ empathy करें, बहन भाइयों को लीवे दे दें, बहन भाइयों को बोलें कि अच्छा चलें कोई बात नहीं, अच्छा ये मेरे बड़े भाई हैं या मेरी बड़ी बहन है तो मुझे इनकी रिस्पेक्ट करनी है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी छोटी बहन है, मुझे इसकी इज्जत, मुझे इसकी भी रिस्पेक्ट करनी है और इससे प्यार भी करना है. तो ये चीज़ें सिबलिंग राइवलरी वगैरह में हम ये बात करते हैं. तो हमारा जो सोशल ब्रेन है ना वो वायर्ड होता है वी के लिए. ठीक है? यानी कि सबसे आसान एग्जांपल है, हमें बचपन में स्टोरी सिखाई जाती थी. तो उसमें से एक स्टोरी थी कि एक आदमी था, वो हैट्स बेचने जा रहा था और वो थक गया और वो दरख्त के नीचे जो है वो जाके सो गया. तो जब उसने देखा थे उसकी हैट्स जो थी वो उसके पास नहीं थी, ऊपर दरख्त पर देखा तो बहुत सारे बंदर थे और हर बंदर ने एक टोपी पहनी हुई थी. तो वो परेशान हो गया कि मैं अब इनसे टोपियाँ कैसे लूँ, उनके पीछे भागूंगा तो ये आगे भाग जाएंगे. तो उसने क्या किया कि उसने अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकी, तो सारे बंदरों ने अपनी टोपियाँ उतार के नीचे फेंक दें. उस वक्त नहीं समझ आई थी कि ये स्टोरी कितनी डीप है, लेकिन अब समझ आती है ये स्टोरी इज द बीवी कनेक्शन. इट इज बेसिकली मिररिंग, एंड वी एज ह्यूमन बीइंग्स डू एग्जैक्टली व्हाट वी सी हैपनिंग अराउंड अस. बाज़ औक़ात हम अच्छा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता ही सिर्फ अच्छा है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द होता ही अच्छा, लोग अच्छे से बात करते हैं, लोग अच्छे से we as Pakistani parents talk to our kids about the emotional, social, physical, all type of changes. That phase has passed and the struggles have been overcome by all our kids alone. हाँ जी बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सिस्टर नौशीन का मैंने ये कमेंट पढ़ा है कि अकेले ही हर चीज़ से लड़ना है. ये हम सब इस स्टेज से गुजरते हैं. हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें सीखें ताकि हमारे बच्चों को ना इससे करना पड़े, जूझना ना पड़े. अच्छा, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये हम ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के वो बेसिकली रूटेड होते हैं मिरर करने में. कॉपी आम लफ्जों में उसे कॉपी कह लेंगे, अच्छे लफ्जों में उसको हम मिररिंग कह लेंगे. द मिरर न्यूरॉन्स एक्ट विद द इंटेंशन वेयर देयर इज सम प्रिडिक्टेबिलिटी और पर्पस दैट कैन बी परसीव्ड. आम लफ्ज़ों में ये बात समझाऊँ, अगर बच्चे ने देखा है कि वालदा जो हैं जब उनको गुस्सा आता है तो पैर पटकती हैं, चीज़ें पटकती हैं, चीखती चिल्लाती हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे. अगर उनको पता है कि जी वालिद साहब को गुस्सा आया है तो उन्होंने खाना नहीं खाना और उन्होंने बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना है या गुस्सा करना है या एक जगह पर जाके कोने में बैठ जाना है, तो बच्चे भी वही करेंगे. हाँ जी बिल्कुल. अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं. बच्चे किसी और वक्त के लिए पैदा हुए हैं. हम ये सब सीख ही इसलिए रहे हैं क्योंकि अब वक्त, हालात, माहौल इस तरह से हमसे डिमांड करता है कि हम ये बातें सीखें, क्योंकि अब बच्चे उस वक्त के हैं जहाँ पे वो पहले लॉजिक मांगते हैं और उसके बाद आप पे यकीन करते हैं. हमारे वक्त ऐसे थे कि हम यकीन पहले करते थे और लॉजिक शायद कभी मांगते ही नहीं थे, और अगर गलती से मांग भी लेते थे और पेरेंट्स दे भी देते थे लेकिन कभी नहीं मिलता था, कभी हिम्मत ही भी नहीं होती थी. लेकिन जब हम ये बात करते तो हमें यूँ महसूस होता है कि जैसे हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं थी. वो वक्त थे, जिस वक्त वो हमारे टाइम्स थे उसमें हमें यकीन अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा था. उसकी वजह है कि हमारे पेरेंट्स की अटेंशन और फोकस हम पे ज़्यादा थे. मी एज अ पेरेंट, माई अटेंशन एंड फोकस ऑन माई चिल्ड्रन इज नॉट इवन हाफ as much as my mom's focus and attention was on me. I have many other distractions, I have many other things going on in life. उनकी भी थी, लेकिन उनका था रोजी रोटी कमानी है, बच्चे की तरबियत करनी है. So you see, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं नटशेल में अगर ये बात करूं कि क्यों ये सारी चीज़ें हमारे लिए सीखना ज़रूरी हैं, ताकि क्योंकि हमारे बच्चे पूछते हैं क्यों, और वो गलत नहीं पूछ रहे. ये अपने वक्त के हिसाब से उनकी तरबियत हमें करनी है और समझनी है.
Mirror neurons also explain why the younger siblings are sometimes better at memorization or at sports, है ना. जब बड़े बहन भाई याद कर रहे होते हैं, छोटा बहन भाई जो होता है पीछे फीडर लिए सुन रहा होता है सारा दिन, तो जब छोटे की याद करने की या पढ़ने की बारी आती है तो छोटे को ऑलरेडी आता है, क्योंकि वो इतनी दफ़ा सुन चुका होता है अपने बड़े वाले बहन भाइयों को मल्टीप्लिकेशंस या राइम्स या पोम्स या सारी चीज़ें करते हुए रेपिटेटिवली या कुरान की सूरज के, उनको आसानी होती है, राइट. Mirror neurons will also allow us to not only imitate others' behavior but also the emotional state. ये बात हमने कर ली है. Okay. उसके बाद हम आते हैं creating positive mental models. चूँकि मुझे सिस्टर नौशीन के मैसेजेस दिख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप मुझे बता दें if I've gone over time. I would like to stop at some point. I don't want to bore you all to death. I will definitely continue this inshallah and other videos, but alhamdulillah I'm happy that I got a head start with you all. Jazakallah khair for watching, whoever is watching. चलें creating positive mental models पे बात करते हैं और फिर हम इसको wrap up करते हैं, and the rest of it from here forward I will do it again inshallah. Without the intimate moments of consistent connection with your caregivers, ठीक है, the child may grow up without a mindset. जब हम बच्चों को कंसिस्टेंटली प्यार, कंसिस्टेंटली शफकत, कंसिस्टेंटली ईज़, सेफ माहौल नहीं देते, तो हमारे बच्चे, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर नौशीन, तो हमारे बच्चे जो होते हैं वो एक माइंडसेट, उस माइंडसेट के नहीं होते. वो जो चीज़ मिली नहीं है वो आप दे कैसे सकते हो आगे, राइट. वी लर्न अर्ली ऑन इन लाइफ टू यूज़ आवर कनेक्शंस with reliable others to soothe our internal distress. क्यों कहते हैं कि बंदे की बुढ़ापे की एज तक पे जो उसकी माँ की साउंड है, उसकी माँ की जो आवाज़ है वो उसे सूद करती है, वो उसे सिखाती है या उसे जो है उसके मुश्किल वक्त में काम डाउन कर देती है. The brain shuts down as a way of adapting. Usually क्या होता है कि जब हमारे ये माइंडसेट्स नहीं बने होते, जब हमारी कनेक्टिविटीज़ नहीं बनी होती, जब हमारा कनेक्शन या ट्रस्ट नहीं होता अपने केयर गिवर पे, अपने पेरेंट पे या अपने टीचर पे, तो यूजुअली जैसे ही पहला इंस्टेंस किसी चीज़ का होता है तो हमारा दिमाग जो होता है वो शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है. इट्स द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, क्लास फेलोज who leave an impression on the child. सिर्फ ये नहीं होता कि पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के भी जो होते हैं वो बच्चे पे एक इम्प्रेशन छोड़ रहे होते हैं. और अगर वो सारे लोग मिल के किसी ना किसी पॉइंट पे हाइपर क्रिटिकल हैं, क्यों हम सारी माएँ चैट ग्रुप्स में आके ये बात करती हैं कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, मेरा ये तरीका है लेकिन मेरे सास ससुर का ये तरीका है, या मेरे देवर का या मेरी नंद का ये तरीका है. किसी ने एक दिन लिखा हुआ था, बड़ा अजीब सा कमेंट था कि मेरे देवर और नंद तो बच्चों से अपनी इज़्ज़त कराते हैं लेकिन मेरे बच्चे मेरी इज़्ज़त नहीं करते हैं. हाँ, आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं मतलब ये इस तरह के सवाल होते हैं, उनके जवाब हैं. ये नहीं कि ये कोई बड़ी कोई ऐसी बातें जो सॉल्व नहीं हो सकती हैं, बड़े मुश्किल बात है. इसको एक तरीके से लेके समझने की ज़रूरत है. खैर, बात इस पर आते हैं कि बच्चे के दिमाग पे, बच्चे की सेंसेस पे, बच्चे के बिहेवियर और मैनरिज्म पे ये सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द के माहौल जो उसको दे रहा है वो सारा भी नक्श हो रहा है. तो बच्चा जो है वो हर चीज़ फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है. बच्चे यूजुअली बोलते नहीं है कि मैं ये दादों की नज़र से बात कर रहा हूँ या मैं ये चाचू की नज़र से ये बात कर रहा हूँ या मैं बाबा भी इस तरह से करते हैं तो मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ. दे जस्ट मिरर एंड दे जस्ट बिहेव बिकॉज that's their mindset. All of the different relationship experiences wire a child's brain of what we feels like. वी मतलब कि उनका और अगले बंदे का जिसको वो देख रहे होते हैं उसका कनेक्शन क्या है. When the relationships are cold and the people are essentially distant, जब relationships में हुब नहीं है, हिलावत नहीं है, मिठास नहीं है, सख्ती है, करख्तगी है और क्रिटिकल है या कंपैरेटिव है कि मेरे नंबर इससे, बहन भाइयों में जेलसी क्यों पैदा होती है. पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो शुरू करते हैं. एक बड़ी अच्छी किसी जगह पे मैं वीडियो देख रही थी कि एक बच्ची अपने माँ को ख़त लिखती है. वो कहती है कि माँ ये क्या बात है कि मैं मतलब जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन तुम ताया के बच्चों की वो तारीफ़ें जहान की कर देती हो कि, और मेरा रिज़ल्ट जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ताया के बच्चों के रिज़ल्ट से उसको कंपेयर करके मेरी बेइज्जती करने में आपको क्या मज़ा आता है. तो
یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے اس کو سمجھتے ہیں کہ پھر ریلیشنشپس ایسے ہی ہوتے ہیں. اس بات کو غور سے سنیں کہ جو ہم ان کو سکھا رہے ہیں بغیر کہے بلکہ کیے, وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ریلیشن شپس ایسے ہی ہوتے ہیں. Keep helping your child at every step of the way. Help them learn through stories, models and conversations. اچھا ایک ایکسرسائز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ نے نو کہنا ہے 7 times. اب آپ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ بولے گا نو 7 times اور ہارشلی کہنا ہے نو 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 نو, اسٹاپ اٹ, نو نو. 7 times ہو گیا. اب آپ نے 7 times یس کہنا ہے. یس یس اوکے یس 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 ہو گیا 7 times. ایک اور دفعہ یس کہہ لیں, چلیں ٹھیک ہے. تو دا نو ول میک یو فیل اسٹفلڈ اینڈ اینگری. جو نو ہے نا وہ ایک دم سے وہ یوں مطلب ایک عجیب سی فیلنگ دیتا ہے, اسپیشلی کیونکہ میں نے کہا کہ ہارشلی نو بولنا. نو آرام سے بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ آپ ہارشلی جب نو بولتے تو کیسا آپ کے جسم میں جو سینسیشن آتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے, لیکن جب آپ آرام سے یس بول رہے ہوتے تو پھر وہ سینسیشن کس طرح سے ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ریئیکٹیوٹی ورسز ریسیپٹیوٹی. ریئیکٹیوٹی ورسز ریسیپٹیوٹی. اور یہاں پہ میں بات اب ختم کروں گی کیونکہ اس کے بعد دی اپ اسٹیئرز اینڈ دا ڈاؤن اسٹیئرز برین آ جاتا ہے, وچ از another whole topic. Inshallah. Jazakallahu khair to everybody who joined in. Tune in. It's a Saturday night for people in Pakistan. Thank you so much for watching, and people everywhere else, Middle East mein hain ya kahin pe bhi hain, aapka bahut bahut shukriya. Inshallah. Please do let me know how you liked this part of the book study, and یہ لائف ختم کرنے کے بعد I'll record the rest of it so that I can put it up on YouTube, and inshallah it will have a continuation. These are the books. میں ایک دفعہ پھر دکھانا چاہوں گی. پلیز مجھے ایک ایکسٹرا سے میسج کر کے مت پوچھا کریں کہ ارم یہ کون سی کتاب تھی, کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں بار بار بک کو دکھاؤں. اس کے علاوہ میں اپنے لائیو شروع براڈ کاسٹ ہونے سے پہلے بک کا نام لکھتی ہوں, تو پلیز پڑھ لیا کریں. یہ ایکسٹرا میسیجز مجھے اس لیے کوفت دیتے ہیں کہ it's work. I want to respond to you. I want to be respectful to you, but I also like please تھوڑی سی ایفرٹ خود بھی کر لیا کریں. پیرنٹنگ فرام ان سائڈ آؤٹ یہ کتاب ہے. اچھا میں اس کتاب کے بارے میں ایک وارننگ دیتا ہوں کہ اگر تو آپ ڈرائی ریڈر نہیں ہیں تو یقین مانیں, یہ دیکھیں کہ میرے نوٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہر پیج پہ میں نے نوٹس چپکائے ہوئے ہیں. مجھے 1 مہینہ ہو گیا, یہ دیکھیں یہاں تک کے نوٹس اور یہاں پہ نوٹس بھی ختم, ابھی تک میں یہاں تک نہیں پہنچی ہوں. لیکن خیر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ساتھ میں یہ بک بھی پڑھ رہی ہوں, اور میں ساتھ میں یہ بک بھی پڑھ رہی ہوں, اور میں ساتھ میں یہ بک بھی پڑھ رہی ہوں, بیکاز میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو الگ الگ بکس کی وہ نہ دوں, بلکہ میں آپ کو سارا سمرائز کر کے, کیونکہ یہ ایک ہی آتھر نے دو آتھرس نے سملر بکس لکھی ہیں اور انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھی ہیں. تو میری کوشش یہ تھی کہ جو چیزیں سملر ہیں ہر بک میں وہ پھر ریپیٹ ہوتی ہیں, تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ ٹک می لائک آلموسٹ اے منتھ ٹو کم ٹو یو ود دا نیکسٹ پارٹ آف دس. اور دوسری بک یہ ہے دا پاور آف شوئنگ اپ. اٹس اے ویری گڈ ویری ویری گڈ بک. لیکن آئی ہائیلی ریکمینڈ, یہ جو ہے نا یہ چھوٹی ہے کتاب, یہ ڈرائی بھی اتنی نہیں ہے. اس کی وجہ میں بتاتی ہوں. اس کی وجہ یہ کہ they have these images where there are examples in this book, right? I think if you start with just this, it's not very dry and it's not very like یہ ریئل لائف ایگزامپلس اس میں دیتے ہیں, تو یہ سب سے بیسٹ ہے اسٹڈی کرنے کے لیے اپنے لیے. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لائبریری سے آپ نے لینی ہے تو پھر تو کوئی بھی لے لیں, لیکن اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک یو شوڈ اسٹارٹ وتھ دس ون, دا ہول برین چائلڈ. چلیں, اور اس کے بعد اسٹیپ ہے نو ڈسپلن ڈراما, بٹ دس از اے ٹوٹلی نیکسٹ اسٹیپ. اگر آپ نے یہ برین کو سمجھ لیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ ڈسپلن پر آ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.